अस्सलाम वालेकुम। हाणे असां लाइव थी मैं डॉक्टर बदर अब्बासी को वेलकम करता हूँ। और डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनका माइंड साइंस से योगा और माइंडफुलनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूँ कि शोर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, अगर देखें। बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, इसको देख। हाँ, आप बेहतर। हेलो। हेलो। बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, मैंने कहा। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं अच्छा, है। तो मेरे ख्याल में अभी हम शुरू करते हैं। डॉक्टर बदर अब्बासी हमारे मैंने बताया कि योगा के भी एक्सपर्ट हैं और प्लस माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते रहते हैं। और वैसे तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और सिविल अस्पताल कराची में काफ़ी अरसे तक खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। और मेरी तरफ से तो नहीं है ये आवाज़, मेरी तरफ से तो नहीं है। नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं है। ये आवाज़ एक आ रही है शोर की तरह ना। तो अभी मेरे ख्याल में हम मेरी शुरू तरफ करेंगे। शोर नहीं आ रहा, मेरी तरफ तो बिल्कुल क्लियर है। नहीं, मगर मुझे सुन आ रहा है ना साइड साइड पे, मेरी साइड पे। तो मैं दोबारा अगर लॉग इन कर लूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर, अब मेरे ख्याल में खत्म हो गया आवाज़। आपको आ रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल, श्योर। तो ये तो अभी हम माइंडफुलनेस के हवाले से सर मैंने रिक्वेस्ट की थी सर की। और उन्होंने काफ़ी इस पे काम भी किया हुआ है और मुख्तलिफ मौके पे माइंडफुलनेस के हवाले से उन्होंने लेक्चर्स भी दिए हैं। एक खुशकिस्मत जिस पे मैंने भी अटेंड किया था। और तो फिर मैंने सोचा कि फेसबुक पे इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो हमें माइंडफुलनेस के बारे में थोड़ी सी बात करें और उसके बारे में बताएं। तो मेरा ख्याल में हम इसको शुरू करते हैं। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि माइंडफुलनेस क्या चीज़ है। थैंक यू शुजाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया दोस्तों के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट होने का। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो माइंडफुलनेस जो चीज़ें हैं, इसमें मैं इंडल्ज कैसे हुआ और ये चीज़ें, इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी पे क्या असर डाला, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट हैपेंड विथ मी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ माइंडफुलनेस। तो मैं ये बता रहा था कि बेसिकली मैं हम जो ज़िंदगी में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में वो लग्जरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं भी इसी तरह, जैसे आम इंसान होता है, नॉर्मल इंसान होता है, इसी तरह हर इंसान जो कोशिश करता है, मैं भी इस कोशिश में सालों से लगा रहा। पढ़ाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इस सारे प्रोसेस में जब हम सब कुछ हो गया, हम सेट हो गए, हमारे पास पैसे आए, गाड़ियाँ आई, घर आया, मैंने एक चीज हमेशा, एक चीज मुझ में मिस होती थी कि यार ये सब कुछ है, इतनी हम तगोतो कर रहे हैं, और बात किस लिए? हाँ, वक्ती तौर पे प्लेजरेबल चीजें भी आ गई, जैसे कि बड़े होटल में खाना खाया, बच्चे ने कोई अच्छे ग्रेड ले लिए, मेरा कोई प्रमोशन हो गया, कहीं बाहर का टूर किया। लेकिन मैं देख रहा था कि वो सारी चीजें
फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ प्लेजर होती थी। वो जब उस चीज में रहते थे कुछ दिन या कुछ घंटे, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद उसी ट्रेडमिल पे आ जाते थे। वही स्ट्रेस, वही भागम दौड़, वही सुबह से रात तक जदोजहद। तो मेरे जिन में एक सवाल आता था, ये जो मैं जदोजहद कर रहा हूँ इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक, पढ़ाई फला 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 फला, क्यों? और मुझे एक ही जवाब मिलता था, खुशी के लिए। शायद मैं और आगे बढ़ूंगा तो खुश हो जाऊंगा, शायद ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। यस, खुशी मिलती थी, जिसको मैं खुशी कहता था। बेसिकली वो खुशी थी नहीं, वो प्लेजर था, फ्लीटिंग मोमेंट था, प्लेजर, थोड़े अर्से के लिए प्लेजर। फिर वही उसी ट्रेडमिल पे। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे घर में मेरे एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गई और घर में मेस होने लगा। मेरे 3 बच्चे हैं, बीच वाला बच्चा ही वॉज क्वाइट डिफरेंट। वो नॉर्मल बच्चा, जैसा नॉर्मल बच्चा होता है, पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, एम्बिशंस होते हैं, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, लेकिन हम चाहते थे वो पढ़े। और फिर हम उसको रास्ते पे लाने के लिए हमने एक जदोजहद शुरू कर दी कि वो भी मेरी बेटी की तरह पोजीशन ले, मेरे छोटे बेटे की तरह ब्राइट स्टूडेंट बने। लेकिन उसने कहा कि नहीं। और फिर जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसके और हमारे बीच में, मतलब हमारे का मतलब ये है कि हम 4 लोग, मेरी बेटी, बड़ी बेटी, मेरा बेटा छोटा, मेरी बेगम, और उसमें एक तरफ थे 4 और वो एक तरफ था। और फिर एक घर में मेस होने लगा। हम समझते थे कि हम ही सही हैं, हम समझते थे कि ये पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, आगे कैसे पढ़ेगा, जिंदगी कैसे गुजारेगा, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज थे उसके बारे में, फियर्स थे उसके बारे में, एंग्जाइटीज, वरीज थे उसके बारे में। और लेकिन वो तो कुछ और चाहता था जो हम समझ नहीं पाए। फिर वो बड़ा हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ों बाहर चला गया पढ़ने के लिए, फिर वहीं पे कुछ चीज़ों में वो इंडल्ज हुआ और हमारे फियर्स बढ़ते गए, हमारे फासले बढ़ते गए। वो हमारे घर पे होते हुए भी हमारे साथ नहीं होता था। हम समझते थे कि हम ही सही हैं, हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। और हर पेरेंट, मैं रिपीट करता हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। उसका वो जो कुछ सोचता है उसका इंटेंशन खराब नहीं होता। वो अपने तौर पे अच्छा समझते हैं कि ये बच्चे मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, ये मेरे बच्चे के लिए बुरा है। लेकिन बच्चा उसको किस तरह लेता है, दिस इज अनदर स्टोरी। फिर काफी गड़बड़ें हुई, काफी प्रॉब्लम्स हुए। फिर कहीं से मुझे पता चला कि प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है और प्रॉब्लम आप में भी नहीं है। आपकी अपनी स्टोरीज हैं, दुनिया को देखने की अपनी नजर है, चीजों को परसीव करने की अपनी नजर है, चीजों को इंटरप्रेट अपने तौर पे करते हैं। लेकिन उसकी तो अपनी कहानी है, वो तो किसी और नजर से दुनिया को देखना चाहता है। तो वो आपकी नजरों से दुनिया को क्यों देखे? यह बात समझ में आने लगी मुझे। और फिर यही तय हुआ कि चेंज तो उसको नहीं करना हमें, वो तो चेंज होगा नहीं, चेंज हमें अपनी को खुद करना पड़ेगा। थैंक्स टू माय वाइफ, शी अंडरस्टूड दिस थिंग and then we searched for this change, say how we can bring the change in ourselves. फिर हम बाहर गए, हमने कुछ कोर्सेज किए, कुछ वर्कशॉप अटेंड किए दोनों ने, फिर कुछ मेडिटेशन रिपीट हमने किए। 10-10 दिन का बड़ा इंटेंसिव होता था, कोर्स होता था। वो 7 दिन का एक किया, 10 दिन का दूसरा किया।
फिर घर पे हम करते रहे, और फिर हमने देखा कि हमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो गई, हमको सुकून आने लगे, हम चीजें जैसे कि उसको उसी तरह देखने की हमें शक्ति मिली, हमें रास्ता मिला। ये चीजें ऐसी नहीं है जैसे हम उसको कंसेप्चुअलाइज करते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से, चीजें उसमें वो है नहीं, चीजें इससे डिफरेंट हैं। हम उसको अपना कलर देते हैं और हम समझते हैं कि यही सच है। बेसिकली वो सच हमारे लिए तो जरूर था, लेकिन वो यूनिवर्सल सच नहीं था, यूनिवर्सल सच कुछ और था। फिर आस्ता आस्ता फिर मैंने माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग शुरू की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब ये है, अब मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मैं इसको इंटरचेंजेबल लेता हूँ। माइंडफुलनेस मॉडर्न टर्म है मेडिटेशन का। फिर मैंने माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की, धड़ाधड़ की, दिन रात की, और अपने आप को समझने की कोशिश की। फिर काफी बेहतरी आई मुझमें। मैं ये सीखा, अनकंडीशनल लव सीखा अपने बच्चे के साथ, दूसरों के साथ। फिर जब हम दोनों मियाँ बीवी ने चीजों को जैसे वो हैं उस तरह देखने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो रास्ता मिलता गया। और फिर हुआ एट द एंड हुआ ये कि हमने अपने बच्चे को सुधारना बंद कर दिया, हमने उसको नसीहतें करना बंद कर दिया, हमने उसको ऐसे ही कबूल किया जैसा वो था, जैसा वो 100% था, हमने उसको 100% कबूल कर दिया। और हुआ ये कि आस्ता 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 पहले उसने समझा कि हम शायद उसको शेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने की, उसको चेंज करने की। टाइम लगा, लेकिन हम अपनी बात करे रहे। हमने कहा उसको चेंज नहीं करना, हमें खुद को चेंज करना है। हमने जो अपने अंदर जो कंसेप्ट बनाए हुए हैं जिंदगी को देखने के लिए, जो परसेप्शन बनाए हुए हैं जिंदगी को देखने के लिए, उसको चेंज करना है। वो चीजों को ऐसे ही देखना जैसे वो हैं, जो सच है, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है। बहुत टाइम लगा, लेकिन आस्ता आस्ता वो मेरा बेटा, वो जो भी उसमें आदतें थी, वो एडिक्शन की बाकी चीजें, जहाँ जो इरिटेट होता था, जो वो दूर हो गया था हमसे, वो सब चीजें आस्ता आस्ता बेहतर होने लगी। और वो अभी किसी एक कॉर्पोरेट में काम करता है। फिर मैंने सोचा कि ये जो चीज है जिसने मुझे फायदा दिया जाती तौर पे, जिसने मेरे घर को सुकून दिलाया, क्यों ना मैं शेयर करूं लोगों के साथ। अच्छा, इसमें एक और चीज, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये जो मेडिटेशन माइंडफुलनेस में इंडल्ज होने से पहले मैंने साइंस को कंगाला कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है, डॉक्टरी इसके बारे में क्या कहती है, न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहती है। और जब मैंने देखा तो आई वॉज सरप्राइज कि ये तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जब साइंस ने उसको वैलिडेट किया कि ये जो माइंडफुलनेस है, जिसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ये तो इट्स अ मिरेकल, ये तो जिंदगी चेंज कर देता है। तो फिर मैंने ये प्रैक्टिसें शुरू की जब साइंस ने उसको वैलिडेट किया। और फिर मेडिटेशन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते 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 आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। आई एम नॉट द मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस, आई एम नेवर मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस, आई एम नेवर अ टीचर ऑफ माइंडफुलनेस, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, स्टिल आई एम ऑन द पाथ। शुजा साहब ने मुझे पहले एक पोस्टर बनाया था इस टास्क के लिए, और उसमें लिखा था कि माइंडफुलनेस योगा एंड माइंडफुलनेस टीचर। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि नो, आई एम नॉट अ टीचर,
क्योंकि टीचर होने के लिए जो हम स्पिरिचुअलिटी में टीचर लेते हैं कि टीचर क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करते हैं तो हम टीचर किसको कहते हैं? हम टीचर उसको कहते हैं जो वो चीजें जो बता रहा है, वो चीजें जो लोगों को सिखा रहा है, वो उसमें खुद कितनी एम्बॉयडेड है, वो कितना उस चीजों का मुजस्सम है, उसका एग्जाम्पल है, वो खुद उसमें कितनी इनकॉर्पोरेटेड है। वो सिर्फ जबान से उतरिंग करता है उन चीजों की, या उसमें अंदर वो चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं, वो चीजें नजर आती हैं या नहीं नजर आती। तो मैं आई एम ऑन द पाथ, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, बट आई एम नॉट अ टीचर। लेकिन मैं ये इस वजह से लोगों को बताता हूँ, इसमें दो फायदे होते हैं मेरे, जो मैंने महसूस किए। एक फायदा ये हुआ कि लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाना कि वो गेट स्टार्ट, वो थोड़ा स्टार्ट हो जाए। और दूसरा मुझे बड़ा फायदा हुआ कि जैसे जैसे मैं टीच करता जाता हूँ, जैसे जैसे लोगों को बताता जाता हूँ, मैं क्लियर होता जाता हूँ माइंडफुलनेस की तरफ से, क्लियर होता जाता हूँ कि ये चीज, और फिर वो चीजें मेरे अंदर इम्बॉयडेड होती जा रही है। तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, लेकिन आई एम ऑन द वे। और वैसे कोई इंसान परफेक्ट तो बन नहीं सकता, तो मैं फिर से कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और वैसे भी ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो अब आते हैं कि माइंडफुलनेस है क्या। मेरे ख्याल में अगर इस बात को अगर थोड़ा सा और इसमें जाएं, तो आपकी जो स्टोरी आप बता रहे थे वो तो ऐसी है कि मेरे ख्याल में हर वालिदैन या जिनके औलाद है वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो अपना वे आउट भी पा लेते हैं। आप उनमें से चंद में से हैं जिन्होंने अपना एक वे आउट पा लिया और बहुत अच्छे अंदाज से आपने उसको टैकल किया। मगर बहुत सारे वालिदैन हैं, जाहिर है हर एक के बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होती है उनको डील करना, बच्चों की नफ्सियात को समझना, उनके उनके ज़हन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो हमें लोगों को नहीं पता होती है। और फिर हम अपने तौर पर अपने डिसीजन इम्पोज करना चाहते हैं, अपने डिसीजन उन पे करना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपने एक वे आउट तलाश किया, और आपकी मैं जानता हूँ बल्कि उनको मुबारकबाद भी हो कि उन्होंने उस पर आपका साथ भी दिया और प्लस उस पर अमल दरामद खुद भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में। और जहाँ तक उस्ताद की बात है, तो योगा तो आप खुद सिखाते रहे हैं, तो अगर हम उसको योगा उस्ताद भी कर दें तो मेरे ख्याल में कोई आपकी ये कसर नफ्सी है कि आप इसको नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को सिखाने में। और खासतौर पर जब ये माइंडफुलनेस की बात हो रही थी, तो मैंने आपके जो सेशन है एक अटेंड किया था। आपने तो बहुत सारे किए थे, मगर मेरे करीब भी था और मैं इत्फाक से उस दिन आपका अटेंड किया था। मुझे तो काफी उसमें बहुत सारी चीजें नई बात मालूम हुई, और मैं समझता हूँ उसमें हमने उस दिन मेडिटेशन भी किया था और वो बहुत ही डीप था। और दूसरी बात ये थी कि जो आप कह रहे थे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत इंटरचेंजेबल है, तो मैं समझता हूँ माइंडफुलनेस कुछ ज्यादा ही उससे आगे है, क्योंकि माइंडफुलनेस में तो आप चलते फिरते, आंखें खोलते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, तो लोगों से मिलते हुए, आप अगर माइंडफुलनेस में हैं तो आप जो है वो ये समझा जाता है। वैसे तो मेडिटेशन तो और भी चीज है, अगर ये समझा जाता है आप बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, आप और नहीं तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, या सांस पे और कर रहे हैं, या कोई मंत्र आप पढ़ रहे हैं, या कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये एक, मतलब मैं समझता हूँ मेडिटेशन से कोई ज्यादा ही चीज है बढ़ती हुई। तो अब आते हैं वापस जो हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस। तो अब आप प्लीज बताएं। थैंक यू सुधा साहब। असल में क्या है कि जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं या मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये कोई स्पेशल चीज़ है, शायद कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, शायद को किसी इसका ताल्लुक किसी रिलीजन से है, किसी ट्रेडिशन के साथ है। तो बिल्कुल नहीं, ये सिंपल एक माइंड एक्सरसाइज है।
ये इस नथिंग, ये एक एक्सरसाइज है। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए हम वॉक करते हैं, हम योगा करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम डांस करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। देयर आर डिफरेंट वेज टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली फिट, कि हमें कोई बीमारी न लगे, हम सेहतमंद रहें। इसी तरह ये जो माइंडफुलनेस है, ये माइंड की एक्सरसाइज है। इट्स नथिंग मोर देन अ माइंड एक्सरसाइज। पहले तो ये समझो, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने माइंड को फेस करते हैं, अपने माइंड को देखते हैं, अपने माइंड की एक्सरसाइज करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं, उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। एक तो माइंड जी होता है, एक ब्रेन होता है। ब्रेन हमारा मटेरियल चीज है। ब्रेन, हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, उसके अंदर सिनेप्सिस, न्यूरॉन के बीच में कनेक्शंस होते हैं जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, और फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, केमिकल से एक दूसरे को छोड़ते हैं, हम इसको ब्रेन कहते हैं। ये मटेरियल चीज होती है, मैटर होता है। जैसे मेरा बाजू है, इसी तरह ब्रेन भी मैटर है। लेकिन माइंड एक अलग चीज है। माइंड क्या है? माइंड उस ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन दौड़ रही होती है, जो नॉन मटेरियल चीज होती है, जो नॉन मैटर होता है, उसको माइंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे थॉट आता है, कोई ख्याल आता है, कोई इमोशन डेवलप होता है, कोई फीलिंग होती है, लाइक डिसलाइक की फीलिंग होती है, ये इसको माइंड कहा जाता है। तो हम इस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये जो माइंड है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। माइंड हमें चला रहा होता है। माइंड में जो ख्याल आता है, माइंड में जो फीलिंग आती है, माइंड में जो इमोशन डेवलप होता है, उसी तरह हम रिएक्ट कर रहे होते हैं दुनिया में, उसी तरह हम बात कर रहे होते हैं, बॉडी रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि हम गुलाम बनते रह जाते हैं। हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, हमसे हो जाती हैं, माइंड हम करा लेता है जो हम चाहते नहीं। मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं कि जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि 11 सुबह को नाश्ते पे किसी बच्चे को डांटना है, मुझे बीवी से तू मामा करनी है, ऑफिस में जाके कोलीग के साथ कोई लड़ाई लड़नी है, इरिटेट होना है, शाम को 6 बजे कोई डिप्रेशन को ट्राई करेंगे, कोई एंजाइटी लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमारी चॉइस नहीं होती, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो इस ट्रेनिंग में, इस माइंड ट्रेनिंग में, इस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हम को जो अंदर चल रहा होता है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, हम उसका मास्टर बनते हैं। नॉर्मली माइंड हमारा मास्टर है और हमें किसी काम का नहीं छोड़ता। इस एक्सरसाइज में हम उसका मास्टर बनते हैं। इसमें 2-3 मिसकंसेप्शन है कि शायद ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में वो मेरे पास एक लेडी आई, जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो फिर मैंने क्लिनिक पे, ये पहले क्लिनिक पे ट्रायल दिया अपने पेशेंट के साथ। मैं उनको ज्यादा टाइम देता था और मैं देखता था कि जो मेडिकल प्रॉब्लम के साथ लोग आते थे मेरे पास, मोर देन 90%, ये मेरी परसेप्शन है, मोर देन 90% उसके जो फिजिकल उसके सिम्टम्स होते थे, उसके पीछे मेंटल प्रॉब्लम होते थे। उस पर एंग्जाइटी होती थी, वरीज होती थी, डिस्पेरेशन होती थी। तो जब मैंने ये चीजें सीखना शुरू की तो फिर मैंने पेशेंट पे ट्रायल करना शुरू किया। पेशेंट को मैं मेडिटेशन सिखाता था क्लिनिक पे, 10-15 मिनट उसको देता था। तो एक दफा एक लेडी आई, बड़ी परेशान थी। मैंने उसको कहा कि तू मेडिटेशन कर। उसने कहा क्या है डॉक्टर साहब, ये माइंडफुलनेस क्या है आप? फिर मैंने उसको 10-15 मिनट उधर कराया, प्रैक्टिस कराई। वो चली गई घर पे। मैंने कहा घर पे आप 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दें,
सुबह के टाइम में किसी कोने पे बैठ जाएं, घर के किसी कमरे के कोने में बैठ जाएं जहां पीसफुल माहौल हो, सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग करें। 15-20 दिन के बाद वो मेरे पास आई, उसके साथ मैंने ड्रग्स भी लिखी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो ड्रग्स आपने दी, दवाई मुझे दी, उससे तो मुझे बड़ा फायदा हुआ है, बाकी वो जो आपने बताया था एक्सरसाइज वो मुझसे नहीं हो पाया। मैंने कहा क्या हुआ? कहना डॉक्टर साहब हो ही नहीं रहा था। आपने मुझे कहा कि नाक पे जो सांस चल रही है, इधर जो सेंसेशन हो रही है नाक पे, उस पर ध्यान दो। जैसे मैं ध्यान देती थी 2 सेकंड में दिमाग पता नहीं गुम हो जाता था ख्यालों में, फिर मैं याद आता था, फिर मैं वापस आती थी, फिर भाग जाता था 2 सेकंड में, और इरिटेशन होती थी मुझे, मैं बार बार आती थी, बार बार भागता था। ये मुझसे नहीं हुआ। तो मैं उसको शायद ये समझा नहीं पाया कि ये बड़ा मिसकंसेप्ट है मेडिटेशन का या माइंडफुल एक्सरसाइज का, कि शायद इस एक्सरसाइज में हमें अपना माइंड खाली करना होता है, एक जगह फोकस करके बाकी माइंड को ताला देना होता है, लॉक करना होता है, ब्लैक आउट करना होता है, स्विच ऑफ करना होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हम माइंड को ब्लैकआउट नहीं करते, माइंड को बंद नहीं करते, माइंड को स्टिल नहीं करते। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्ट है, गलतफहमी है इस एक्सरसाइज में कि शायद हम माइंड को, क्योंकि अगर आप ब्लैकआउट करेंगे माइंड को तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो हम इसमें ये नहीं करते, हम फोकस करते हैं माइंड को एक जगह, माइंड भागेगा। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ अवर माइंड। ये इंसान जात के माइंड की इवोल्यूशन है कि वो एक जगह न टिके, ज्यादा देर तक एक जगह न टिके, कभी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है वो एक जगह टिके, वो भागेगा। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, हम जैसे ही वो भागता है हम कोई फोकस देते हैं। इसके 3 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस। एक फेस ये होता है पार्ट 1 कि हम बैठते हैं, हम माइंड को एक फोकस देते हैं, कोई भी फोकस। मैं आमतौर पे जो सांस चल रही होती है अंदर बाहर, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ये मैं फोकस देता हूँ। जो नॉस्ट्रिल्स पे ये सेंसेशन होती है मैं उसको फोकस करता हूँ। सांस अंदर जा रही है, जो सेंसेशन हो रही है, सांस बाहर आ रही है, जो सेंसेशन हो रही है नॉस्ट्रिल्स पे, मैं उसको फोकस करता हूँ और यही मैं सिखाता हूँ। जैसे ही आप फोकस करेंगे माइंड आफ्टर फ्यू ब्रीथ्स माइंड होगा ही नहीं वहां पे, और ये होगा माइंड लॉस हो जाएगा, अपने फोकस से हट जाएगा। अब दूसरा फेस आता है कि आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5 मिनट 10 मिनट, हमें याद पड़ता है ओहो हमें तो नाक पे रहना चाहिए था, हमें तो अपने ब्रीथिंग पे रहना चाहिए था, ये हम कहाँ चले गए। वो जो नोटिसिंग है कि मैं तो लॉस्ट हो गया, मेरा माइंड तो लॉस्ट हो गया, अपने फोकस से हट गया है, अपने फोकस से, दिस इज सेकंड फेस, हम इसको कहते हैं नोटिसिंग। और तीसरा फेस होता है कि हम फिर उस माइंड को जेंटली अपने फोकस पे ले आते हैं दोबारा। तो ये 3 फेसेस होते हैं, याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फेस कौन सा, कि हम फोकस करते हैं माइंड पे। दूसरा ये कि माइंड भाग जाएगा, इट विल, आई टेल यू इट विल, वो नहीं रुकेगा देर तक, जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाए तब तक ये नहीं रुकेगा। और दूसरा उसको नोटिस करना है कि हाँ माइंड वांडर कर गया है, माइंड लॉस्ट हो गया है अपने फोकस से। और तीसरा कि हम उसको रिटर्न बैक करते हैं वापस फोकस से। तो लोग ये समझते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ जो होती है मेडिटेशन न करने के लोगों की, या मेडिटेशन को ट्राई करने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ ये वजह होती है कि वो समझते हैं कि ये जो माइंड भागता है ये नहीं भागना चाहिए। तो मैं आज इसको करेक्ट कर दूं कि ये जो माइंड भागता है अपने फोकस से हट जाता है, गुम हो जाता है, और जब आप उसको नोटिस करते हैं कि ओह आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड, आई हैव बीन लॉस्ट, ये जो नोटिसिंग है
This is the most powerful moment of meditation, and this is meditation. This is meditation. और यही आपको अपॉर्चुनिटी देती है अवेयरनेस की. यू बिकम अवेयर, ओह आई हैव बीन लॉस्ट. अगर ये माइंड आपको न दे तो आपकी मेडिटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप रिटर्न बैक करते हैं, अब रिटर्न बैक का मतलब ये है कि होम बेस आपने बनाया ये नॉक सेंसेशन एट योर नॉस्ट्रिल्स, ये होम बेस बनाया. अब घर पे आने के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा ना, तब आप वहां से आएंगे. तो ये जो आप लास्ट हो जाते हैं, माइंड आपका लास्ट हो जाता है, ये भागना है. ये भागना ही सब कुछ है. जब आप उसको नोटिस करते हैं, ओह आई हैव बीन लॉस्ट एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग, फिर आप वापस ले आते हैं, फिर भागता है. तो लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि ये भागना नहीं चाहिए. लोग अपने से हार्श हो जाते हैं, अपने से इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो यहाँ रहना चाहिए, मुझे टीचर ने बताया यहाँ रहना चाहिए, ये क्यों भाग जाता है. यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है और फिर आस्ता आस्ता वो नहीं कर पाते और वो छोड़ देते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन काज, कॉमन रीजन कि वो मेडिटेशन से हाथ उठा लेते हैं. वो समझते हैं कि ये हमारे पास की बात नहीं है. लेकिन ये असलियत है कि वो जो नोटिसिंग है वही मेडिटेशन है. तो हम ये लोगों को कहते हैं कि जब आप नोटिस करें कि ओह मैं तो लास्ट हो गया है, फिर वापस आ जाएं जेंटली विथ लव एंड कंपैशन. और यहाँ से इस मेडिटेशन का, इस माइंडफुलनेस का जो एंड रिजल्ट है, क्योंकि इस माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का जो एंड रिजल्ट है ना, वो है कि ये ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग आपको लविंग बनाती है, आपको काइंड बनाती है, आपको कंपोशनेट बनाती है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाती है, आपके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग लाती है. आप इंसानों से लव करना सीखते हैं. लेकिन इस मेडिटेशन का ये जो पोर्शन है, फर्स्ट सेकंड पोर्शन, कि आप नोटिस करते हैं और यहाँ पे जो आप इरिटेट होते हैं, यहाँ पे जो एजिटेशन शुरू हो जाती है, अपने से लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम अपने से कंपोशनेट बनते हैं. हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये होना है, हम जेंटल बनना शुरू करते हैं. तो यहाँ से हम अपने लिए लविंग और काइंड बनना शुरू कर देते हैं. सो वंडरफुल. एंड फिर जेंटली उसको वापस ले आते हैं, फिर भागेगा, फिर ले आते हैं, फिर भागेगा. ये ऐसे है. और वहां पे हम मसल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता मसल डेवलप होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह ये जो भागता है माइंड, फिर हम वापस ले आते हैं, भागता है, वापस ले आते हैं, भागता है, जेंटली विथ लव एंड कंपैशन, विथ एक्सेप्टेंस कि ये होता है अपने से. फिर आस्ता आस्ता हमारे जो ब्रेन के मसल्स हैं, ब्रेन के जो न्यूरोपाथ्स हैं, न्यूरो ट्रैक्स हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रैक्स हैं, वो स्ट्रांग होते जाते हैं. और आस्ता आस्ता हमारी जो कंसंट्रेशन, फोकस पे, वो ज्यादा बढ़ती और स्ट्रांग होती जाती है. लेकिन माइंड खाली नहीं होता, ये याद रखना है. माइंड कभी भी खाली नहीं होता, माइंड में चीजें चल रही होती हैं. तो पहला जो माइंडफुलनेस का पहला फैक्टर है कि जब हम माइंड को एक फोकस देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट्स में आते हैं. हम इसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट फोकस, क्योंकि माइंड उस मोमेंट में जब वो किसी जगह पे फोकस करता है तो माइंड खाली हो जाता है, और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आना. क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है, प्रेजेंट मोमेंट ही लाइफ है. पास्ट गुजर गया है, फ्यूचर वी डोंट नो कि नेक्स्ट मोमेंट मेरे लिए क्या लाता है. तो हम एक तो प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं. दिस इज द वन फैक्टर ऑफ माइंडफुलनेस. सेकंड फैक्टर क्या होता है कि जैसे जैसे आपका फोकस जुड़ता जाता है, आप माइंडफुल होते जाते हैं, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब माइंड भाग तो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है. पहले जब आप बिगनर्स हैं और जब आप फोकस देना शुरू करते हैं माइंड को, तो माइंड भागता तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है. वो लॉस्ट हो जाता है फोकस से. वो आपको पता नहीं है कि ये कहाँ वाक करता हुआ इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है, या इस थॉट में जा रहा है, या इस फीलिंग में जा रहा है. नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाती है, आपका फोकस स्ट्रांग होता जाता है, तो फिर आपको पता चलता है कि माइंड जब भागेगा
तो आपको पता चल जाता है कि वेयर ही इज गोइंग। आपको ये पता चल जाता है कि आपको फोन करना है किसी को, ये ख्याल आ रहा है आपके अंदर। आपको ये पता चलता है, आपके अंदर ख्याल आता है मुझे आज डिनर पे जाना है। आपको ये पता चलता है आज मुझे ये करना है, आज बीवी को ये करना है, आप बच्चे का स्कूल जाना है। फिर आपको वो सारी अवेयरनेस होने लगी। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका फोकस जुड़ जाता है, एक जगह टिक जाता है, माइंड चलता है, माइंड बंद नहीं होता, लेकिन माइंड में जो चल रहा होता है स्क्रीन पे उसका आपको सारा पता होता है। तो दूसरी चीज जो हम यहाँ डेवलप होती है वो अवेयरनेस होती है। When you start becoming aware of your mind, what is happening in your mind in the present moment, you are well known of it. कौन सा थॉट डेवलप हो रहा है, कौन सा इमोशन डेवलप हो रहा है, कौन सी फीलिंग डेवलप हो रही है, आपकी बॉडी में कौन सी सेंसेशंस आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है बाहर से, आप सब जानते हैं। लेकिन हैं आप प्रेजेंट मोमेंट में, हैं आप फोकस्ड। तीसरी चीज जो बहुत ब्यूटीफुल है इस माइंडफुलनेस की, वो है एक्सेप्टेंस। हम क्या करते हैं कि जो थॉट आया, वो थॉट बुरा आया, वो थॉट अच्छा आया, वो थॉट जेलिसी का आया, वो थॉट एंगर का आया, वो थॉट डिसलाइक का आया, वो थॉट फियर का आया, वो थॉट किसी चीज का भी जो थॉट होता है, या तो कोई अच्छा थॉट आया, लविंग थॉट आया, पॉजिटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, हम उसको उसी तरह एक्सेप्ट करते, उस पे जजमेंटल नहीं बनते, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये है। हम क्या करते हैं कि उस थॉट को सिर्फ उसको देखते हैं, माइंडफुल होते हैं उस थॉट का, और वो जो थॉट क्या होता है फिर हम उसका लफ्ज यूज करते हैं, लेट इट बी। वो जैसा है उसको, अगर अच्छा थॉट है हम उसको पकड़ नहीं रखते कि थॉट चलता रहे, हम उसको क्रेव नहीं करते, ग्रेस्ट नहीं करते। अगर बुरा थॉट है तो फिर जजमेंटल नहीं होते, हम सिर्फ उसको एवर्जन नहीं करते, उसे भागते नहीं, हम सिर्फ उसको देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं, जैसे ही आप माइंडफुल होते हैं अंदर से उस थॉट का, वो थॉट ड्रॉप हो जाता है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जब वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग में, माइंड में एक टाइम सिर्फ एक बात रहती है, या तो वो थॉट रहेगा या आपकी माइंडफुलनेस रहेगी। जब आप माइंडफुल होंगे वो थॉट ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। जब ड्रॉप हो जाएगा तो वो एक गैप होता है, जब थॉट नहीं है, आपका माइंडफुलनेस वहां पे है, तो वो एक गैप होता है जिसमें आप सिर्फ अवेयर होते हैं। गेम कर रहे हैं आप। अवेयरनेस इज अवर ट्रू एसेंस। ये जो मैं नजर आता हूं ना, ये मैं हूं नहीं, जिसको मैं कहता हूं बदर, ये मेरी बॉडी, ये बॉडी में नहीं हूं। ये मेरा माइंड, ये मेरे थॉट्स, मेरी परसेप्शंस, मेरी फीलिंग्स, मेरी सेंसेशंस बॉडी में, ये मैं नहीं हूं, ये आप भी नहीं है। वो जो अवेयरनेस है, दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो जब अवेयरनेस होती है, जस्ट सीइंग, जस्ट अवेयर, तो ये डेवलप होती है, हम एक्सेप्टेंस करते हैं उन चीजों को, उन थॉट्स को। दिस इज द थर्ड थिंग। तो माइंडफुलनेस के 3 फैक्टर्स हैं। एक कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, नंबर 1, हम ना पास्ट में रहते हैं ना फ्यूचर में रहते हैं। नंबर 2, हम माइंडफुल होते हैं, हर चीज का जो अंदर चल रहा होता है हम अवेयर होते हैं हर चीज का। एंड नंबर 3, हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूं, काफी लोग समझते हैं कि जो माइंडफुल एक्सरसाइज है या जो मेडिटेशन एक्सरसाइज है, ये सुकून लाने के लिए है, ये सेरेनिटी के लिए है, ये पीसफुलनेस के लिए है। तो ये मैं बताता चलूं कि जब फर्स्ट फेज अपने माइंड को जब हम फोकस देते हैं, तो उसी दौरान ही माइंड पीसफुल हो जाता है, उसी दौरान माइंड काम हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह फोकस पे होता है, वो वांडर नहीं करता। तो वो जो कैफियत होता है, ब्लिसफुलनेस आती है, वो जो कैफियत होती है, हम उसको पीसफुलनेस कहते हैं, कामनेस कहते हैं, सेरेनिटी कहते हैं। ये माइंडफुलनेस का एंड रिजल्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये खुद ब खुद आनी है हमारी जिंदगी में, ये पीसफुलनेस आनी है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि जो हमारी जिंदगी में हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें, हम उसको अवेयर हों और हम एक्सेप्ट करें। तो माइंडफुलनेस की
डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं मैं, कि प्रेजेंट मोमेंट में आना, अवेयर होना कि व्हाट्स हैपनिंग विद इन यू एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द सराउंडिंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। एंड नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एवर द सिचुएशन इज, उसको एक्सेप्ट करना। और जब एक्सेप्ट करते हैं, इस पे मैं आता हूं कि एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। अच्छा, ये तो हुआ हम फॉर्मल मेडिटेशन करते हैं, फॉर्मल सिटिंग करते हैं, कुर्सी पे बैठ के, कुशन पे, मेडिटेशन कुशन पे बैठ के हम एक टाइम निकालते हैं और हम ये करते हैं, आंखें बंद करके ये सारी चीजें हम डेवलप करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी रूटीन लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में इंटीग्रेशन। इस माइंडफुलनेस की जब आप डेली रूटीन में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ये हम ट्रेन नहीं कर पाते अपने आप को कि मैं कुशन पे एक इंसान हूं। ये ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दूं कि हम मस्जिद जाते हैं, अपने खुदा की इबादत करते हैं, हम गिरजा जाते हैं, अपने गॉड की इबादत करते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, अपने भगवान की, अपने बुद्धा की इबादत करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो टेंपल से निकलते हैं, जब वो गिरजा से निकलते हैं, जब वो मंदिर से निकलते हैं, जब वो मस्जिद से निकलते हैं हम लोग, तो हम डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। वहां एक होते हैं और बाहर एक होते हैं। तो ये जो फॉर्मल मेडिटेशन है, ये अगर आपकी रूटीन लाइफ में इंटीग्रेटेड नहीं है, आप बच्चों के साथ हैं, आप वर्क पे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, आप अपने बिजनेस पे हैं, और वहीं पे ये इंटीग्रेटेड नहीं है, वहां पे आप माइंडफुल नहीं है, वहां पे आप मेडिटेशन में नहीं है, अपने एक्शन पे मेडिटेशन में नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। ये ऐसा है कि दो इंसान क्वेश्चन पे, मेडिटेशन क्वेश्चन पे, पीसफुल, सेरेन, काम पर्सनालिटी, वर्क पे स्ट्रेसफुल, कुर्सी पे एक जगह बैठ के सुकून जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब बाहर निकलते हैं वही इरिटेशन, वही एजिटेशन, वही मारा मारी। तो इसका ट्रू एसेंस यही है कि आप इसको रूटीन लाइफ में कितना इंटीग्रेट करते हैं। अगर वो नहीं है तो ये फजूल है, क्योंकि आपको आपको जो सिचुएशन है बाहर, उसको फेस करना है, उसको ठीक करना है अपनी माइंडफुलनेस, अपने विजडम के साथ। जो माइंडफुलनेस विजडम देता है वो मैं आता हूँ। विजडम क्या होता है, माइंडफुलनेस को कैसे डेवलप करती है। अगर वो सिचुएशन उसी वक्त उसको हल करना होता है, न कि आप भाग के जाके मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दें या कुशन पे बैठ के मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं हमेशा माइंडफुलनेस की ही बात करता हूँ कि आप इनफॉर्मली माइंडफुल रहें। हम वैसे क्या होते हैं, शुरू शुरू में मेरे साथ भी हुआ कि मैं कुशन पे मेडिटेशन करता था, तो एक इंसान होता था, जब बाहर अपने ऑफिस जाता था या क्लिनिक पे जाता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, दुनिया में केओटिक वर्ड है ये, उसमें जब इंटरेक्ट करता था तो मैं दूसरा इंसान होता था, वरना दो पर्सनालिटीज, दो लोग जो आपस में कभी मिले ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता था। फिर आस्ता 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 मैंने अपने आप को इंटीग्रेट किया, फिर मैंने छोटी छोटी चीजें माइंडफुलनेस करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे मैं ब्रश करता था, तो ब्रश को मैं माइंडफुली करना शुरू किया। मैंने एक टास्क किया ब्रश करने का, मैं ब्रश करता था जैसे मैं मसाज कर रहा हूँ अपने दांतों का। मुझे पता होता था कि मेरे हाथ में ब्रश है, मैं अभी उसको पेस्ट लगा रहा हूँ, मैं अभी मुंह में डाल रहा हूँ, पेस्ट का जायका कैसा है। अब मैं ब्रश राइट को जाता हूँ, लेफ्ट को जाता हूँ, मैं सब माइंडफुली करता था। आस्ता 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 वो चीज़ इंटीग्रेट हो गई। फिर मैं नहाता था, फिर मैं खाना खाता। सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए खाना खाना होता था, क्योंकि जब मैं खाना खाता था तो मैं बिल्कुल नहीं होता था, क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कैसे चबा रहा हूँ, कितना पेट भर रहा हूँ, कैसे कैसे ठोस रहा हूँ। फिर आस्ता 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 ये चीजें इंटीग्रेट होती गई। फिर हुआ ये कि जब भी मेरे अंदर कोई
चीज डेवलप होती थी, कोई फीलिंग डेवलप होती थी, कोई ख्याल डेवलप होता था, तो उसको पे रिएक्ट करने से पहले मुझे एकदम पता चल जाता, ओह मुझे ये हो रहा है। मैं मिसाल देता हूँ, एक दफा क्या हुआ, बहुत सारी मिसालें हैं मेरे लिए, बहुत सारी, हर लम्हे मेरे मिसाल। मेरा बेटा, मेरी फैमिली मेरा मेडिटेशन का सोर्स बन गया। मेरे कुलीग जो मुझे चिढ़ाते थे, जो मुझे इरिटेट करते थे, मेरा बॉस जो मुझे इरिटेट करता था, हर वक्त बॉस से कोई राजी नहीं रहता ना, या मेरे जो सबऑर्डिनेट थे, मैं बॉस बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना, वो मुझे इरिटेट करते थे। तो वो जो मेरे अंदर लाइक या डिसलाइक उनके एक्शन की वजह से, उनके रवैयों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से जो मेरे अंदर लाइक एंड डिसलाइक होता था, जो फीलिंग आती थी, पहले तो उस पर नजर ही नहीं पड़ती थी, मैं रिएक्ट कर देता था, मुझे एंगर आ जाता था, मुझे एनवायंस होता था, मैं रिएक्ट कर देता था। लेकिन आस्ता आस्ता माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सब ब्यूटी, इट्स मिरेकल, कि आस्ता आस्ता आप अगर किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, हम उसको फीलिंग कहते हैं, तो उस पर फिर इमोशन डेवलप होता है, एंगर का या एनवायंस का, और फिर हम रिएक्ट कर देते हैं। तो ये माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि वो जो फीलिंग आती है डिसलाइक की, वहीं पे नजर पड़ जाती है। ओह, हम उस डिसलाइक की फीलिंग को भागते नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको इसी तरह देखते हैं जैसे वो है, माइंडफुली अवेयर होते हैं उसके। जैसे ही आप उसके अवेयर होते हैं, तो वो डिसलाइक का जो फैक्टर है, जो नेगेटिव एनर्जी है डिसलाइक की, जो आगे जाके एंगर को जन्म दे रहा होता है, एंगर इमोशन है उसको जन्म दे रहा होता है, वहीं पे हम उसको रोक लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं, वो खुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है डिसलाइक की, या जो आप एंगर करने जा रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है एंगर की, वो एकदम एकदम विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स वो चेंज होता है पॉजिटिविटी में। फिर आप चीजों को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं, रेशनली उसको जज करना शुरू कर देते हैं। जब आप रेशनली जज करना शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप में विजडम आता है कि अब क्या करना है। फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब आप ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइज ट्रेन नहीं है, तो आपको चॉइस नहीं है। आपको कोई चीज डिसलाइक लगी, आपने एंगर कर दिया, आपने एंजाइटी कर दी, आप स्ट्रेस में आ गए, आप फियर में आ गए। लेकिन जब आप माइंडफुल ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर आपकी चॉइस बनती है, आपका फ्रीडम आता है, आपके अंदर एक लिबरेशन आती है, लिबरेट होते हैं कि कौन सा थॉट, कौन सा फीलिंग, कौन सी इमोशन को मैं लूं, कौन सा को मैं लेट गो करूं। इट्स अ बिग फ्रीडम, दिस इज द ओनली फ्रीडम वी नीड। हमें चॉइस मिलती है, हम इस दुनिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं, दुनिया में रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, ये याद रखना है। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, काफी लोग मुझे दोस्त पूछते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे घर के बाहर एक पड़ोसी है, रोजाना गंद फेंक के चला जाता है, और आप डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक्सेप्ट करो चीजों को, आप माइंडफुल बनो। तो नहीं, मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मेरे घर के बाहर किसी गंद फेंकता है कोई आदमी बार बार, मुझे क्या फीलिंग आएगी? डिसलाइक की फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग किस चीज को जन्म देगी? एंगर को जन्म देगी। अब उस एंगर की फीलिंग को साथ लेके मैं उसे इंटरेक्ट करता हूं पड़ोसी से, तो क्या होगा? इसमें हम क्या करते हैं कि हाँ, वो फेंका, वो रोज फेंक रहा है, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, आई डिसलाइक इट। लेकिन जैसे ही मैं डिसलाइक करता हूं और उस डिसलाइक को देखता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं, हाँ मेरे अंदर डिसलाइक हो रहा है, मेरे अंदर एंगर आ रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको, वो एकदम ड्रॉप हो जाता है, वो मेरा इमोशन, वो मेरी फीलिंग्स, पॉजिटिविटी में आ जाता हूं, और फिर ऑब्जेक्टिव चीजों को देखता हूं कि करना क्या है। अब मैं जाके उसको इंटरेक्ट करता हूं, अब वो मेरी फीलिंग पॉजिटिव है, उसकी गिनती बजाता हूं और कहता हूं कि भाईजान आई एम सॉरी, मैं आपको जहमत दे रहा हूं, या आपका कोई सर्वेंट है या कोई मेड है, ये मेरे घर के सामने ये फेंक जाता है,
अब मेरी सिचुएशन को हैंडल करने की क्या आई, पॉजिटिविटी आई। ऐसा मेरे के अब मुझे बताएं कि वो बंदा क्या रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर मैं जाके खड़का, ओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, ओ तुमने रोज रोज ये करते हो, मैं रोज देखता हूं, क्या होगा? इट्स अ लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल। इस तरह हम अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ, ये चेंज सिर्फ मुझ में नहीं आती, ये चेंज सिर्फ आप में नहीं आएगी या नहीं आती, ये कंटेजियस है। ये पीसफुलनेस, ये सेरेनिटी, ये कंटेजियस है। जब आप पीसफुल हो जाते हैं तो फिर आपकी सराउंडिंग्स पीसफुल हो जाती है, क्योंकि आप जो रियलिटी है उसको एज ए रियलिटी देखते हैं, उसको अपना कंसेप्ट नहीं देते कि इसकी ऐसी की तैसी। आप ऑब्जेक्टिवली रेशनली जज करते हैं लोगों को। जैसे हम हमारे कन्फ्लिक्ट 90% हमारे कन्फ्लिक्ट किस चीज पे होते हैं? जजमेंट पे। हम जज कर रहे लोगों को जज कर रहे होते हैं, उसके लुक को लेके जज कर रहे होते हैं, उसके एजुकेशन को लेके जज कर रहे होते हैं, उसके बात करने के अंदाज से जज कर रहे होते हैं, उसके पोजीशन से जज कर रहे होते हैं, उसके नॉलेज से जज कर रहे होते हैं, उसके रिलीजन से जज कर रहे होते हैं, उसके नेशनलिटी के साथ जज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर, फैमिली के अंदर और फैमिली के बाहर, नेशंस के बीच में, रिलीजन, मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों के बीच में, विद इन रिलीजन, मुल्कों के बीच में, ये सारी जो लड़ाइयां हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट हैं, जिसमें मारामारी करते हैं, इंसानों को मारते हैं, इसलिए कि पीस आएगा, मैं सुकून से रहूंगा। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। जब तक हम रेशनल जजमेंट पे नहीं आएंगे, जब चीजें ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, तब तक ये माइंडफुलनेस सिखाती है, ये मेडिटेशन सिखाती है। मेडिटेशन, ये एक्सरसाइज जो मेंटल एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस की, ये आपको ये सिखाती है कि आप उन रियलिटीज को फेस करें जो आप लाइक नहीं करते। आपके वो जो डार्क जो फैक्टर्स हैं, जो आपके अंदर एंजाइटीज हैं, जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपके अंदर वरीज हैं, जो आपके अंदर डिस्पेरेशन है, जो आपके अंदर फियर्स हैं, जो बचपन से हमारे अंदर पड़े होते हैं, हम ये मेडिटेशन उसको फेस करना सिखाती है। हम उसे भागते हैं, हम उनको लाइक नहीं करते, अपने नेगेटिविटीज को, अपने गिल्ट्स को, अपने रिग्रेट्स को, अपने एंजाइटीज को, अपने फियर्स को, अपने डिस्पेरेशन को, इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम और मसलों में आते हैं। तो मेडिटेशन क्या सिखाती है, माइंडफुलनेस क्या सिखाती है? उनको फेस करना। और फेस किस तरह? उसको एक्सेप्टेंस के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ। कल मैं बात सुन रहा था जिंदानी साहब की कि कंपोशन होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज होती है, मैं भी करता हूँ। मैं हर मेडिटेशन से पहले वो कंपोशनेट एक्सरसाइज करता हूँ, लविंग काइंडनेस एक्सरसाइज हम उसको कहते हैं, वो मैं हर एक्सरसाइज से पहले वो करता हूँ, इंटेंशन वो रखता हूँ पहले, और फिर मैं अपनी मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि हुआ ये कि जब मैं मेडिटेशन एक्सरसाइज करता रहा, जब मेरी प्रैक्टिस बहुत हाई हो गई, मतलब स्ट्रांग हो गई, तो लगा ये कि वो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिटेशन की बैठ के कोने में, सुबह को 4 बजे 5 बजे उठ के, वो स्टीरियोटाइप हो गई। उसमें जो ट्रू एसेंस था, उसमें जो ट्रू स्पिरिट था, वो खत्म हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप चीज रिपीट करते जाते हैं, उसी चीज को रिपीट करते जाते हैं, तो उसका ट्रू एसेंस खत्म हो जाता है, ट्रू स्पिरिट खत्म हो जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं मिसाल के तौर पे, जब हम शुरू में नमाज पढ़ते हैं और फिर आस्ता आस्ता यूज तो हो जाते हैं, और जब हम जाके नमाज के लिए खड़े होते हैं तो स्टीरियोटाइप, वो जो तोते की तरह आयतें लिखी होती हैं, वो बस शुरू हो जाता है, हम कहीं और होते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ये मेडिटेशन भी ऐसे लगा मुझे, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये एक एडिक्शन है, मुझे सुबह को करना है, कान से पकड़ के कोई उठा लेता है, मैं जाके बस बैठ जाता हूँ और फिर उठ खड़ा होता हूँ। उसमें वो एसेंस, उसमें वो स्पिरिट नहीं रहा। तो मैंने कहा ये क्या, मेडिटेशन तो इसके लिए नहीं है, मेडिटेशन तो विजडम दिखाती है, हकीकत दिखाती है, ये तो उसका स्पिरिट ही खत्म हो गया। तो फिर मैंने
इंटेंशन शुरू किया कि जो मैं मेडिटेशन करता हूँ इट्स नॉट ओनली फॉर माय ओन बेनिफिट बट इट मे हेल्प दिस माय मेडिटेशन सेशन or the training of this my meditation may help me to be in harmony with my surroundings, to be in harmony with me, within me, and with my surroundings, and it may be beneficial or helpful for all the human beings. और इसको हम कंपेशन कहते हैं। और ये हम एंड रिजल्ट मेडिटेशन का यही होता है कि हम डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर हम लव सीखते हैं। मैं एक और जुमला इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पे मेडिटेशन का, जब दोस्तों को बताता हूँ कि एक ये जर्नी है, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज एक जर्नी है जो माइंड से शुरू होती है, दिल तक आती है। माइंड, हम इंसान माइंड से सोचते हैं, माइंड से ही चीजों को देखते हैं, और माइंड क्या करता है, माइंड नफा नुकसान दिखाता है। ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसमें फायदा क्या, ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसमें नुकसान क्या। लेकिन जब आप इस माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं, जब ये माइंडफुलनेस फिर यहाँ से सफर यहाँ तक आता है, यहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं, दिल से सोचना शुरू करते हैं। अब जब दिल से सोचना शुरू करते हैं तो फिर नफा नुकसान नहीं देखते, फिर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, फिर आप इकोनॉमस होते हैं, आप बराबर होते हैं हर इंसान के लिए, आप बराबर होते हैं हर चीज के लिए। आपका दिल ओपन हो जाता है, आपका दिल लविंग काइंड हो जाता है, कंपोशनेट हो जाता है। ये कंपोशनेट होना, काइंड होना, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा। कल भी किसी ने सवाल किया था अर्जिंदानी साहब से, मुश्ताक साहब से, तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसने। उसने सवाल किया था कि एम्पैथी और कंपैशन में क्या फर्क है, और बड़ा खूबसूरत उसने कहा कि एम्पैथी का मतलब ये है कि किसी और के शूज में पाँव डालना, किसी और का दर्द महसूस करना, इट्स अ ब्यूटीफुल। लेकिन एम्पैथी इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इस वजह से कि आप किसी और का दर्द महसूस कर रहे हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी को खाने को नहीं है, आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं। और ये वो महसूस करेगा जिसका ब्यूटीफुल सोल होगा, जिसका हार्ट ओपन होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एम्पैथी में दूसरे को दर्द है, अब वो दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन हार्टेड हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ मिसाल के तौर पे, उसका दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अब दो लोग दर्द में, दो लोग आर सफरिंग, टू पीपल्स आर सफरिंग, टू पीपल्स आर इन पेन। एक वो पेन में है, अब मैं भी पेन में हूँ। लेकिन कंपैशन उससे आगे है, कंपैशन उससे आगे है। कंपैशन एम्पैथी से आगे क्या करना है कि उसका जो दर्द है न सिर्फ उसको महसूस करना है, एम्पैथिक होना है, लेकिन उसको हल करने की कोशिश करनी है। खुद को सफर नहीं करवाना, लेकिन उसको हल करने की कोशिश करनी है। उसका दर्द, उसका पेन, उसकी सफरिंग वो महसूस करके हल करें, किस तौर पे भी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उसने एक किस्सा सुनाया। उसने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, बहुत गर्मी के दिन थे, तो मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, मैंने देखा कि एक बच्चा गर्मी में नंगे पांव भागा जा रहा था, और मुझे महसूस हुआ कि उसके पांव जल रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, ये कैसी जिंदगी है, ऐसा क्यों है। इसको एम्पैथी कहते हैं। वो भी दर्द में था, अब इसने भी वो दर्द महसूस किया, और उसने वो किस्सा सुनाया। हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा ये ईमान है कि आप लोगों को हिदायत मत करें, अपने बच्चों को भी हिदायत मत करें, बिल्कुल नहीं। वो कैसे लेते हैं इसको, इट्स डिफरेंट। आपका भली इंटेंशन सही हो, लेकिन वो उसको कैसे लेते हैं, तो वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है,
वो यंग लड़का है, बड़ा हैंडसम, अभी कहीं डीसी लगा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका दिल कितना खूबसूरत है, इसका दिल कितना अच्छा है, और ये एम्पैथी कहलाता है। लेकिन अगर इससे बढ़ के इसके अंदर जो अच्छा दिल है, जो ये हमारे अंदर क्वालिटी है, वी हैव बीन बॉर्न विद इनेट क्वालिटी ऑफ बेसिक गुडनेस। अगर वो उसको डेवलप करता और इंसान डेवलप करता तो वो उस मसला हल करता, उस बच्चे का, उस जो बच्चा पेन में था उसको हल करता। उसके पास गाड़ी थी, वो कुछ भी कर सकता था। मैं नहीं कहता कि उसको उठाता गाड़ी पे, चप्पल लेके देता, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर सकता था, बजाय कि खुद भी सफर हुआ। और फिर वो उसने कहा कि मैं सोचता रहा कि क्या है, कैसी जिंदगी है। तो कंपैशन और एम्पैथी का ये डिफरेंस है। कल मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छा समझाया। तो आज भी ऐसी बात निकली तो मैंने इस पे 2-4 बातें कर दी। तो मेरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, ये जो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है, ये कोई इबादत नहीं है, ये इसका किसी ट्रेडिशन के साथ वास्ता नहीं है। ये सिंपल एक्सरसाइज है, माइंड की एक्सरसाइज है। और ये आपको ह्यूमन बीइंग सिखाती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोग शायद इस मेडिटेशन को कुछ लोग समझते हैं कि मैं क्लाउड्स पे फ्लोट करूंगा, मैं पानी पे घूमूंगा। बिल्कुल नहीं। मेरा माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करने का मतलब एक होता है, और वो यही है कि मैं एक रियल इंसान बनूं। आई शुड बी अ रियल ह्यूमन बीइंग वॉकिंग ऑन दिस अर्थ, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग वॉकिंग ऑन दिस अर्थ। अब ये एक इंट्रोडक्शन है माइंडफुलनेस का। आगे इस माइंडफुलनेस पे, हर चीज पे, माइंडफुलनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें माइंडफुलनेस क्या कर सकती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्या फायदे क्या नुकसान है, माइंडफुलनेस एंड रिलेशनशिप पे मैं बात करूंगा। माइंडफुलनेस और मुख्तलिफ जो इमोशन डेवलप करते हैं, एंगर, फला फला, इसको कैसे डील किया जाए, इस पे मैं एक एक चीज पे बात करूंगा। माइंडफुलनेस और ये जो केओटिक वर्ड है, इसको कैसे किया जाए, इस पे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी सजेशन दूंगा कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो सके, किसी पुरसुकून टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, जो आपको फीजिबल लगे, कोने पे बैठ जाएं, एक अलार्म, सॉफ्ट किस्म का, जेंटल किस्म का अलार्म सेट करें, और ये तय करें कि मुझे 5 मिनट करना है या मुझे 10 मिनट करना है। ये पहले तय कर लें। मैं क्या करता था, जब पहले करता था तो 2 मिनट के बाद फिर देखता था उसको, टाइम कितना टाइम हुआ है, फिर करता था, फिर नहीं नहीं नहीं, आप टाइम सेट करें। एक तो ये 5 मिनट करें, इट्स इनफ। अब शुरू करें। उस दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दूंगा, फोन नंबर दूंगा, आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा काम ये है, शाम को क्लिनिक करता हूँ जरूर, लेकिन बाकी काम यही है। मैं रिटायर हूँ सर्विस से, इस वजह से। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा माइंडफुलनेस सेंटर हम एक बना रहे हैं बाहर किसी जंगल में, किसी फार्म लैंड पे। और वो जैसे बन जाएगा तो फिर हम वहाँ पे ट्रेनिंग्स कराएंगे, जैसे मैं बाहर से ट्रेनिंग करके आया हूँ। और इस फॉर नथिंग, ये माइंडफुलनेस इतनी पॉपुलर हो गई है दुनिया में कि अब लोगों ने इसको कारोबार बनाना शुरू कर दिया है। और अमेरिका में, यूरोप में बिलियंस का कारोबार होता है, बिलियंस का कारोबार होता है, जिसकी वजह से इसका जो ट्रू एसेंस है वो नहीं रहा। इस पे मैं बात करूंगा। मैं साइंस और माइंडफुलनेस, हर साइंस पे, मैं न्यूरोप्लास्टिक पे बात करूंगा कि हम अंदर न्यूरो सर्किट्स कैसे नए जुड़ सकते हैं, नए बना सकते हैं। इस पे बात करूंगा। मैं एपिजेनेटिक्स पे बात करूंगा कि जीन जब एक्सप्रेस करके हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के साथ, वो मैं बात करूंगा।
इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा, जैसे जैसे शुजा साहब मुझे मौका देता रहेगा, नहीं, आपको मैं इंशाल्लाह आपके बल्कि सामने आता बुलाते रहेंगे। रहूंगा। 1-2 सवाल मेरे ज़हन और में आप हैं, लोगों का अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 1 घंटा तो हो गया है, अल्लाह आप मेरे ख्याल लोगों में को खुश हमारा 1 रखे। घंटा। अब कोई सवाल हो तो मुझसे करें। जी, मैंने कहा 1 घंटा हमारा अभी शुजा साहब आपकी कंप्लीट हो आवाज गया नहीं है। आ रही। अच्छा, अब देखें, आ रही है कुछ? हाँ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। आवाज अच्छे भाई? हेलो। हाँ हाँ अच्छी थी। ओके। एक दो सवाल मेरे जहन में जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, मैं जहन में शुजा है साहब मूंखे अभी भी। हिकिड़ो मिंट ॾियो, घटि आवाज़ अचे थी, हिकिड़ो रुॻो मूंखे मिंट ॾियो, ओके मां ओके ईयरफोन लॻायां, ओके हिकिड़ो ओके मिंट ॾियो। ओके। हेलो हेलो टेस्टिंग। हेलो 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 टेस्टिंग। हेलो। जी हेलो, हाणे अचे थी आवाज? हेलो हेलो। हाँ हिकिड़ो मिंट शुजा साहब। हेलो टेस्टिंग। हेलो हेलो टेस्टिंग। हेलो। हेलो हेलो टेस्टिंग। हेलो। आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हेलो, अब आ रही है टेस्ट? हाँ हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। जस्ट मुख्तसरन सवाल करना था। एक तो ये कि ये लोग जी आप लोगों को आ रही आवाज। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो हम लोग बल्कि कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो मीनिंग मेकिंग मशीन है, यानी हम लोग खुद भी मीनिंग मेकिंग मशीन है। मतलब हम हर वक्त कोई ना कोई मतलब देते रहते हैं हर चीज को, जो भी ख्याल आता है। आपने भी बिल्कुल उसी वक्त जो कहा था, तो माइंडफुलनेस को यानी आपने खुद भी रियलाइज किया था कि मेडिटेशन करते करते आप एक यक्षानियत में आ जाते हैं। अगर माइंडफुलनेस आपको एक दूसरे जहान में ले जाती है, तो अब मेडिटेशन ही तरीका है जो आप बता रहे थे। तो मेरा यही सवाल है जो पहले भी मैंने किया था कि ऐसा क्या करें कि हर वक्त चलते फिरते खाना खाते भी और लोगों से मिलते हुए भी हम हर वक्त माइंड में रहें, मतलब माइंडफुल रहें। तो मेडिटेशन के अलावा क्या होना चाहिए? जो थोड़ा सा इसको, जैसे आपने ब्रीदिंग की बात की कि सेंसेशन को फील करें, वो भी हम लोग करते रहते हैं। इस तरह के मेडिटेशन तो चलें एक समझ में आने वाली है, मगर ये जो वे ऑफ लाइफ बनाने की बात है उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये कहा था कि आप इस मेडिटेशन को, इस माइंडफुल एक्सरसाइज को आम लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें। उसके लिए आपको इनफॉर्मल मेडिटेशन, इनफॉर्मल माइंडफुलनेस करनी पड़ेगी। अब उसका तरीका मैंने क्या ढूंढा? मैंने ये ढूंढा कि मैं शौरी तौर पे, कॉन्शियसली तौर पे चीजें
लिख लेता हूँ, रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे इस मोबाइल फोन में चालू से एक बीप बजता है यार 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद एक बीप बजता है। हाँ, और उस दौरान मैं स्टॉप दे देता हूँ अपने आप को। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना स्टॉप, तो हम बाद में स्टॉप देते थे, एक जगह स्टैच्यू बन जाते थे। इसी तरह वो जब बीप बन जाता है, बीप हर 15 मिनट में बजता है, हर 15 मिनट में। और पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, मेरे साथ जो रहते थे, सर ये क्या हो रहा है, ये बीप क्यों बजा? मैंने कहा मैसेज है। उस मैसेज को मैं लेता था, एकदम मैं हर चीज छोड़ देता था, हर चीज स्टॉप देता था अपने माइंड को। अब माइंड को कैसे स्टॉप दिया जाए? बॉडी को तो ठीक है मैंने ऐसे स्टॉप दे दिया, माइंड को कैसे स्टॉप दे? माइंड तो चलता है, उसका आसान तरीका है। और जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मैं एक अभी दावत देता हूं कि सिर्फ आपको अपने दिमाग में अंदर झांकना है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड एट दिस मोमेंट। जैसे ही आप अंदर झांकेंगे एकदम आपका माइंड खाली हो जाएगा। एक सेकंड के लिए, कितने भी सेकंड, एकदम आप उसको देखते रहे माइंड को, माइंड खाली हो जाएगा। माना आपके माइंड को स्टॉप आ गया, आप स्टॉप हो गए। अब क्या करता हूं, दूसरा स्टेज क्या करता हूं, उसमें स्टॉप देके फिर एकदम अपने बॉडी को फील करता हूं। जैसे बॉडी जिस पोस्चर में होती है, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं, मैं इवन शेव कर रहा होता हूं, मेरे हाथ में रेजर होता है, जब वो स्टॉप आता है तो मैं एकदम अपने माइंड को स्टॉप देता हूं, जिस पोजीशन में मेरी बॉडी होती है उसको मैं फील करने की कोशिश करता हूं। और तीसरा, फिर मैं रिलैक्स करता हूं अपनी बॉडी को, मुस्कुरा देता हूं अपने लिए। वो जो लम्हा है, ये जो माइक्रो मूवमेंट्स मैंने स्टॉप की थी कुछ सेकंड की, ये मुझे एनर्जाइज कर देती हैं, मुझे एक नई एनर्जी दे देती हैं। और ये मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़ा स्ट्रेस होता है, बड़े टारगेट्स होते हैं, उनको भी मैं सिखाता हूं कि हर 15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप अपने आप को स्टॉप दें। तो होता क्या है कि जब आप स्टॉप देते देते एक आदत बन जाती है, फिर बीप की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो ये, दूसरा ये कि जो आप काम करते हैं आप उसमें आ जाएं। माइंडफुलनेस सेंटर में किसी टीचर से किसने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, किसी आदमी ने पूछा कि आप यहाँ करते क्या हैं, इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर, माइंडफुलनेस सेंटर बना के बैठे हैं, आप यहाँ क्या करते हैं? तो उसने कहा कि यहाँ हम खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, काम करते हैं, सिटिंग करते हैं। तो उसने कहा ये तो हम भी करते हैं। उसने कहा ये तो हम भी करते हैं, ये तो सारी दुनिया करती है, ये कौन सी बात करते हैं आप यहाँ बना के बैठे हैं इतना बड़ा? तो उसने कहा कि जब हम वॉक करते हैं, then we know we are walking. When we sit, we know that we are sitting. When we are eating, we know that we are eating. तो ये माइंडफुलनेस कहलाता है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें आ जाएं। ये प्रैक्टिस है इनफॉर्मल, इसको मैं कहता हूं माइक्रो मूवमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस। हम क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें होते नहीं, दिमाग कहीं और होता है। तो इसका एक तो ये मैंने बीप का बताया। दूसरा मैं क्या करता हूं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में के लिए एकदम ब्रीथिंग पे ध्यान देता हूं। जैसे मैं ब्रीथिंग पे ध्यान देता हूं, 2-3 जेंटल ब्रीथिंग लेता हूं, स्माइल करता हूं, मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूं। फिर मैं खाना खाता हूं, फिर भाग जाता हूं, फिर वापस आता हूं। मैं नवाला उठाता हूं, मैं नवाला तोड़ता हूं, मैं उसको च्यू करता हूं, उसके टेक्सचर को फील करता हूं, उसके जायकों को फील करता हूं, उसको जब च्यू करता हूं उसको फील करता हूं, फॉलो करता हूं उसको फील करता हूं, फिर दूसरा नवाला कितना उठाता हूं, कितनी देर में उठाता हूं। ये सारा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये माइक्रो मूवमेंट्स नहीं सीखेंगे, इनफॉर्मल मेडिटेशन नहीं सीखेंगे, तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जो हम मुसले पे कर रहे होते हैं, जो हम मस्जिद में कर रहे होते हैं, जो हम मेडिटेशन क्वेश्चन पे कर रहे होते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, तभी हम जीव इंसान बन सकते हैं, तब हम सच्चे इंसान बन सकते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। बाकी अदरवाइज चलता रहेगा। तो मेडिटेशन का मतलब लाइफ में मेडिटेशन, एवरी मोमेंट विथ ओपन आइज, doing all the work, but you are mindful of your actions, of your thoughts. You are meditation on actions. This is the true essence of this meditation, and it gives you
द ट्रू विजडम। विजडम की मैं बात करूं थोड़ा सा, लोग कहते हैं विजडम क्या है। बेसिकली हम स्पिरिचुअल्स में विजडम लेते हैं कि समझ जाना, जानना कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज किस टाइम सही है, कौन सी चीज किस प्लेस पे सही है। लेकिन इससे और आगे मैं बढ़ूं तो विजडम का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, कोई चीज परमानेंट नहीं है। आप में ये दुनिया, ये जमीन, ये हवा, कोई परमानेंट नहीं है। हमारे ख्यालात, हमारे आइडियाज, हमारे इंटरप्रिटेशन कोई परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। और नंबर 2 जो विजडम हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो ये है कि ये जो सेल्फ है, सेपरेट सेल्फ, इगोइक सेल्फ, बेसिकली इसकी हैसियत ही नहीं है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंटरबीइंग। इस पे मैं बात करूंगा। ये कुछ ज्यादा हो गया, आप किसी नहीं, आपके साथ हर चीज से बहुत सारे सेशन होंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपने इतनी सारी चीजें आज दे दी हमें, अगर हम इसको अप्लाई करना शुरू करें, खासतौर पर जो आपने अभी टिप्स बताए, ये बहुत काम की चीजें हैं। मेरे ख्याल में इसको हम लाइफ में अगर अडॉप्ट करें तो बहुत हमारे काम। तो अभी है कि अभी हम इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी मुश्ताक साहब से कि वो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स बोले, तो मैंने उनको ऐड किया हुआ है। तो अभी मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो वोट ऑफ थैंक कर लें या जो भी क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो कर दें। ओवर टू यू सर। डॉक्टर साहब, शुजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी। मुझे बोलने का दोबारा आपने मौका दिया है। और डॉक्टर प्रोफेसर बदर अब्बासी का शुक्रिया अदा करना, ये तो एक बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। तो उनकी जो टॉक है माइंडफुलनेस पे, मेडिटेशन पे, मैं शुरू से उसका हिस्सा हूँ और मैंने अपने कमेंट्स भी जहाँ जहाँ मैंने सोचा वहाँ मैं देता रहा। तो डॉक्टर साहब की जो बात है, मैं सोच रहा था कल मैंने भी तकरीबन इसी मौजू पे बात की थी। और आज मैं जब डॉक्टर साहब को सुन रहा हूँ तो मुझे लगा कि वो मुझसे बेहतर बात कर रहे हैं और बिल्कुल आसान अल्फाजों में मेडिटेशन को और माइंडफुलनेस को समझाया और वही एम्पैथी और कंपैशन को बताया और मिसालों के जरिए से। और सबसे बड़ा तो उन्हें अपनी जिंदगी का मिसाल दिया कि मैंने किस तरीके से अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम को रिव्यू किया, एनालाइज किया और मैं इस बात पे फिर आया कि जो बेहतरीन सलूशन मेरे लिए है वो मैं मेडिटेट करूं जिंदगी में, तो वो जो ख्यालात मेरे नेगेटिव ख्यालात हैं वो सारे चले जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ। और आई विल फील हैप्पीनेस, आई विल फील काम, आई विल फील पीस, एंड आई विल हैव नो वरीज ऑफ दोज सॉर्ट। तो वो उन्होंने पाया अपनी जिंदगी में। उन्होंने एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उसका हल पाया और फिर वो उसके पीछे लग गए कि मुझे इसी पाथ पे रहना है और इसी पाथ को एक और जिला बख्शनी है। तो वो उसको सीखने के लिए फिर नेपाल भी गए और उसको सीखने के लिए वो फिर दुबई गए। चूंकि हम बहुत अच्छी तरह वाकिफियत है डॉक्टर साहब से और उठना बैठना उनके साथ होता है और हम बैठ के एक साथ मेडिटेशन भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप मेडिटेशन के फील्ड में, माइंडफुलनेस के फील्ड में इतने पक्के हो गए हैं कि वो लोगों को बदलने के लिए उन्होंने एक अज़म कर लिया है कि मुझे इंसानियत की खिदमत इस राह में करनी है।
डॉक्टर साहब इज ए highly qualified clinical practitioner, लेकिन मेडिसिन के का डेफिनेटली लोगों को हेल्प करने का और मेडिसिन को प्रैक्टिस करने का फायदा है और लोगों को फायदा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी देखा कि और ये छोटी सी सॉफ्ट अगर वो भी में हम शामिल कर लें, चाहे मैं मेडिसिन ले रहा हूं, लेकिन अगर जिंदगी में इस छोटी सी स्किल को, which is easy, it is inexpensive, it is no cost treatment, तो अगर वो मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देता हूं जो डॉक्टर साहब ने बनाया है, तो से लोगों में एक नई जिंदगी पैदा होती है, एक जिंदगी का एक नया लुत्फ आने लगता है। और अब डॉक्टर साहब ने तो मुकम्मल इरादा कर लिया है कि मुझे एक सेंटर भी बनाना है और ऐसा सेंटर हो जहां मैं डेडिकेटेडली काम करूं, लोग आए अपने प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, अपने जिस्मानी प्रॉब्लम ले आए एंड आई विल सॉल्व इट। सो डॉक्टर साहब ये बहुत ग्रेट सर्विस है जो आप करने जा रहे हैं लोगों की, और आप लोगों की वैसे ही सर्विस कर रहे हैं, उनको वैसे ही फायदा पहुंचा रहे हैं अपने लेक्चर से, अपनी बातों से, अपनी वाइफ से, अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आज आपने टाइम निकाला और हमें अपनी इतने अच्छे एक्सपीरियंस से हमें फायदा पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैं भी फॉर्मली डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और बल्कि ये सिलसिला इंशाल्लाह हम लोग जारी रखेंगे, और माइंडफुलनेस की बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने आइडेंटिफाई भी की हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आइंदा के सेशन में। तो बाकी जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था और जिन्होंने सुना था, रिजवाना है, फहमी है, डॉक्टर नरगिस हैं, मुश्ताक साहब ने तो अभी ज्वाइन कर लिया, समीन जहरा हैं, रमेश राजा ने किया था, उसके बाद फिर हमारे एक और दोस्त हैं जो नेपाल से हैं, इंदर राज मंगल, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला जारी रहेगा।